हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IMRE सब्जेक्ट, जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के 6th सेमेस्टर में है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि इस चैनल पे आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ क्वेश्चन किसके IMRE के आपके करवाए जा रहे हैं, जिसमें से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। EDD में भी 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वहाँ पर भी लगभग मैंने 100 MCQ अपलोड कर दिए हैं, और UEET में भी 150 के अराउंड हमने MCQ अपलोड कर दिए। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये ऑब्जेक्टिव क्लासेस के मतलब क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग IMRE सब्जेक्ट के जो थ्योरी क्लासेस हैं, अभी तो मात्र 3 टॉपिक बचे हुए हैं बस। उसके बाद हमारा IMRE जो थ्योरी है वो एक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक के साथ कवर की गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड सब स्टेशन। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम लोग पढ़ने वाले मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड सब स्टेशन, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3.4 है। देखिए दोस्तों, जो कुछ भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। थ्योरी क्लासेस को मैं कहता हूँ एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ बस बार। सबसे पहले तो जो ग्रिड सब स्टेशन होता है वहाँ पर बस बार होता है, स्विच होते हैं, आइसोलेटर होते हैं और सर्किट ब्रेकर वगैरह होते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ की जो मतलब ग्रिड सब स्टेशन के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके हम लोग मेंटेनेंस के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ बस बार, यानी कि सबसे पहले हमारी क्या बस बार आती है, तो बस बार का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है ये सब देखेंगे हम लोग। तो बस बार तथा नट बोल्ट को आँखों से निरीक्षण करें तथा खोए हुए और जले हुए भाग को नोट करें। अब क्या होता है कि जहाँ पर हमारे क्या होता है कि जो बस बार लगी होती है वहाँ पर हमारे जो कनेक्शन दिया जाता है, तो कभी कभी नट बोल्ट वगैरह जहाँ पर लगे होते हैं वो ढीले वगैरह पड़ जाते हैं, या फिर ऐसा कोई स्पार्क वगैरह होता है तो वहाँ कोई भाग जल गया, ऐसा कुछ है तो उसके भागों को हम लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पर उसको नोट कर लेते हैं भाई इस जगह पर हमारी ये फॉल्ट हुई है। बस बार के सर्किट ब्रेकर में कनेक्शन को चेक करें, कनेक्शन ढीले तो नहीं है, ठीक है ना, यानी कि सर्किट ब्रेकर के कनेक्शन वगैरह भी प्रॉपर चेक करने। बस बार में वैक्यूम क्लीनर या पानी की बौछार से साफ़ करें। इसके बाद क्या करना है, वहाँ पर क्या है कि अगर गंदगी वगैरह ये सब, तो उसकी जो साफ़ सफाई करनी है वो हम लोगों को वैक्यूम क्लीनर फिर पानी की बौछार से साफ़ करनी है। वैसे मोस्टली हम लोग वैक्यूम क्लीनर से ही करते हैं। बस बार पर टेंशन को चेक करें, टेंशन का मतलब होता है तनाव कितना है वो भी चेक करेंगे। अगर बस बार जो कनेक्शन दिए है वहाँ पर आर्क उत्पन्न हो तो कनेक्शन को टाइट करें। अब क्या होता है, जहाँ पर भी कनेक्शन ढीले होंगे वहाँ पर क्या आर्क बनने लगती है, तो हमें प्रॉपर क्या करना है, कनेक्शन को भी चेक करना है। बस बार से जुड़े आइसोलेटर के टर्मिनल को चेक करें। उसके बाद बस बार से जुड़े जो आइसोलेटर टर्मिनल हैं उनको भी चेक करना है। बस बार से जुड़े इंसुलेटर पर तनाव को भी चेक कर लें, ठीक है ना। इसके बाद हमें जो बस बार से हमारे जो इंसुलेटर वगैरह लगे हैं उनको भी तनाव को यानी कि उनके टेंशन को भी चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके की ये कितने 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये हम लोग जब मेंटेनेंस करते हैं बस बार का तो वहाँ भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब वहाँ ये आते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दे दिए गए और पूछ लिया गया आपसे कि बताइए कि मेंटेनेंस ऑफ बस बार में ये सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि चेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ आइसोलेटिंग स्विच, यानी कि जो आइसोलेटिंग स्विच होता है उसका हम लोग चेकिंग एंड मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टेबल बनानी होगी। अब टेबल कैसे बनानी होगी, यहाँ पर टेबल के 3 पार्ट्स करने होंगे। एक तो देखो हमारा सीरियल नंबर, वो तो पर अब किया जाने वाला वर्क, यानी कि जो हमारा आइसोलेटिंग स्विच है उसमें कौन सा वर्क कर रहे हैं। इसके बाद निरीक्षण आवर्त, यानी कि इंस्पेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कितने टाइम के बाद हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद निरीक्षण टिप्पणी, यदि असंतोषजनक स्थिति का आभास हो तो हो जाने वाली अनुरक्षण कार्रवाई, यानी कि वो अगर हमें कहीं पर जैसा कुछ भी है मतलब हुआ वहाँ पर क्या हमने मेंटेनेंस किया, कैसा क्या है, उसके बारे में सारा का सारा यहाँ पर इस वाले हम लोग कॉलम में नोट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइसोलेटिंग स्विच के बारे में। किसके? आइसोलेटिंग स्विच के बारे में। तो जो आइसोलेटिंग को आइसोलेटर को सिस्टम से कट करना तथा दोनों सिरों को अर्थ करो। अगर इंसुलेटर की सतह पर नमक, सीमेंट तथा एसिड जमा है तो साफ़ करो। इंसुलेटर को पूरी तरीके से साफ़ कर लो, ठीक है ना। यानी कि आइसोलेटर वगैरह में धूल है, नमक, एसिड, ऐसा कुछ भी अगर वहाँ पर है तो उसकी प्रॉपर हमें क्या करनी पड़ती है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि ये हमें कब करना पड़ता है, तो एटलीस्ट ये 3 महीने में एक बार तो हमें करना ही करना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या बताया गया कि कॉन्टैक्ट सरफेस को चेक करो, कॉन्टैक्ट सरफेस जंग को चेक करो। उसके बाद कॉन्टैक्ट सरफेस का अलाइनमेंट चेक करो, यानी कि उस पर जो हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है उनमें हमने ये चेक करना है क्या कि उसकी प्रॉपर सरफेस चेक करनी है कि प्रॉपर सरफेस सही है कि सही नहीं है। इसके बाद उसका अलाइनमेंट भी सही चेक करना है, ठीक है ना। और ये भी करते रहते हैं हम लोग। अगर
कॉन्टैक्ट जल गए हैं तो तुरंत बदलो, अगर कार्बन वगैरह है या तो सैंड पेपर से हम लोग क्या कर देते हैं, प्रॉपर साफ़ कर देते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि अगर नट बोल्ट वॉशर पिन की कसावट को चेक करो, ऑपरेटिंग रॉड को साफ करो तथा लुब्रिकेट करो। बंद स्थिति में आइसोलेटर के सभी ब्लेड बंद होने चाहिए, ठीक है ना, यानी कि नट बोल्ट वॉशर पिन ये इनकी सब मतलब वो कोई ढीले वगैरह तो नहीं है, उसको चेक करना है। लुब्रिकेट मतलब सबको लुब्रिकेशन कर देना है। बंद स्थिति में आइसोलेटर के सभी ब्लेड को बंद होना चाहिए। और ये इंस्पेक्शन कब किया जाता है, एटलीस्ट ये 6 महीने में तो एक बार करना ही करना है। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जैसे हमारा क्या होता है कि साफ्ट बियरिंग आपातकाल हैंडल की स्पिन सभी को लुब्रिकेट करना चाहिए, ठीक है ना। और स्विच के कॉन्टैक्टर पर लुब्रिकेंट्स की पतली परत चढ़ा देनी चाहिए। अब क्या होता है कि हमें पता होता है कि जो कॉन्टैक्टर होता है वो एक मैकेनिकल टाइप की डिवाइस होती है, ठीक है ना। ये फिर ना ही समझो तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो मूविंग पार्ट्स को क्या करना होता है कि उनको लुब्रिकेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो जब हम आइसोलेटर को प्रॉपर मेंटेनेंस करवाएंगे तो उससे लुब्रिकेशन से उस पर वगैरह घिसते नहीं हैं और वो हमें कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है, यानी कि हमारे उपकरण जल्दी से ख़राब नहीं होते। ये जो इंस्पेक्शन है ये हमें एटलीस्ट 1 ईयर में एक बार तो करना ही करना है। अगर ज़रूरत हो तो तेल भर लेते हैं और कॉन्टैक्ट को अगर ख़राब हुए तो उनको बदल देते हैं। 5वां पॉइंट है कि विद्युत भागों को चेक करो। ये सुनिश्चित करो कि कॉन्टैक्ट का ऑपरेशन फ्री या रिले को चेक करो। ये भी तदेव करते रहते हैं, मतलब लगभग करते रहते हैं। अगर कोई भाग ख़राब है तो उसे हम लोग बदल देते हैं। ऑपरेटिंग कॉइल के पिकअप मान को भी चेक कर लो, ये भी करते रहते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग बदल देते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो इसे हम लोग चेंज सब कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने ये 7 पॉइंट्स देखे इसमें आइसोलेटर में कि अगर ये सारे कंडीशंस आती हैं तो हमें कब कितने टाइम पे ये सब करना होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि भू स्विच की, यानी कि अर्थ स्विच की बात करते हैं। तो भू कनेक्शन नट बोल्ट तथा वाशर को कड़ा रखो, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है कि ऑपरेटिंग रॉड को तथा लुब्रिकेट करो। ये हम लोग एटलीस्ट 6 मंथ्स में करते हैं। नट बोल्ट को कड़ा करो अगर ढीले हैं तो। 8वां नंबर क्वेश्चन है इंसुलेटर को साफ करो ताकि आर्क उत्पन्न ना हो। 6 महीने में करना ही करना है। सतह को अच्छी तरह से कपड़े से साफ करना है। सभी ब्लेड तथा कॉन्टैक्ट एक साथ बंद हो चेक करो। यह सुनिश्चित करो कि जब आइसोलेटर बंद अवस्था में है तो भू स्विच बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या इसमें बताएगी कि जब आइसोलेटर बंद अवस्था में है तो भू स्विच बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि सिंपल सा क्लोज नहीं होना चाहिए। ये भी हम लोग करते रहते हैं टाइम पे। आइसोलेटर को हैंडल लीवर के द्वारा चला के देखो, यानी कि हम लोग जो हैंडल होता है यानी कि वो भी एक तरह का मूविंग पार्ट है, तो हैंडल लीवर के द्वारा भी आइसोलेटर को चला के देख लेना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी हम लोग टाइम पे करते रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये 10 पॉइंट्स हैं किससे रिलेटेड, चेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ आइसोलेटिंग स्विच से, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अगले मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर की, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, देखिए अगर हम लोग प्रॉपर सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर के पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कितने टाइप्स के होते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में भी पहले पिछले वीडियोज़ में हम लोग बात कर चुके हैं। तो मैं भी हम कोशिश करें कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा जल्दी ही समझाने की कोशिश करें। सो अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखें तो वहाँ पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रॉपर आप जाके उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो जो चीज़ें रिपीटेड हैं तो उनने उसको मैंने क्या कि पहले तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, बाद में अगर वही चीज़ रिपीट हुई तो मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर की। तो ये चर्चा तेल पटपथ वियोजक के लिए, परंतु कुछ लक्षण अन्य प्रकार के पटपथ वियोजक में भी उभयनिष्ठ या समान है। अब देखो ये क्या है कि देखो हर एक का मतलब कहीं ना कहीं देखो मेंटेनेंस जो हमारे सर्किट ब्रेकर उसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो लगभग समान ही होती हैं। तो जैसे निरीक्षण की अवधि में बताया गया है कि सामान्य स्थितियों में क्या होता है कि अब निरीक्षण की अवधि में ये कब करना है, कैसे करना। तो सामान्य स्थितियों में बताया गया कि जल्दी प्रचलित होने वाले पटपथ वियोजक में 6 माह या वर्ष में एक बार तो हमें करना ही चाहिए। ऐसे सर्किट ब्रेकर जो बार बार दोहराते हुए उपयोग होते हैं के लिए 1 माह में या 3 माह में एक बार होना चाहिए। यानी कि देखिए जो मतलब बहुत जल्दी प्रचलित होने वाले वियोजकों में मतलब 6 माह या फिर वर्ष में एक बार तो होना चाहिए। ऐसे सर्किट ब्रेकर जो बार बार मतलब बहुत ज़्यादा ही फ्रिक्वेंट यूज होते हैं तो उनको हम लोग 1 महीने में 3 महीने में चेकिंग करते रहते हैं। दोष दूर होने पर जितनी जल्दी हो सके सर्किट ब्रेकर को सेवा से अलग करके निरीक्षण करते हैं। यानी कि अगर दोष को दूर करना है तो इसे हम जल्दी से क्या कर देते हैं कि उससे मतलब जो हम लोग उसको कनेक्शन है उसको अलग करके उसका निरीक्षण करते हैं प्रॉपर और सही कर देते हैं। अब पूर्ण मरम्मत वर्ष में एक बार या निर्माता की अनुशंसा के अनुसार, यानी कि पूर्ण मरम्मत या क्या है ये निर्माता के अनुसार, यानी कि वो जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है वो बता देता है कि भाई इतने टाइम पे आपको ज़रूर उसकी मेंटेनेंस करनी है। तो अगर पूर्ण मरम्मत की बात करें तो ये वर्ष में एक बार, 3 वर्ष में एक बार होता ही होता है, या फिर जब हमारा जो मैन्युफैक्चर ने मतलब एक गाइडलाइंस दी होती तब करना होता है। बदलने की बात करें तो जब जीवन काल समाप्त हो जाए
या आर्थिक तकनीकी विचार का विषय है। तो इसमें सिंपल से ये बताया गया है इस पॉइंट्स में कि जब उसका एक प्रॉपर टाइम हो जाए, उसकी लाइफ टाइम हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। या फिर उसमें क्या होगी, कोई मतलब ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई है, उसके ज़्यादा पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं, तो फिर हम लोग उसको सर्किट ब्रेकर को चेंज कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब ऑयल सर्किट ब्रेकर जो मेंटेनेंस करते हैं उसमें क्या क्या करते हैं, क्या क्या देखते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट देखो, ये इसमें भी टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले वो देख लेते हैं। एक है अनुरक्षण प्रचालन, इसमें मेंटेनेंस में क्या क्या देखना है। एक होता है नियमित अनुरक्षण, उसमें क्या क्या निरीक्षण करना है। जांच एवं संपूर्ण मरम्मत, दोषों के बाद अनुरक्षण, उसके बाद दोष के बाद आपको क्या मेंटेनेंस करनी है, क्या देखना है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रचालन संबंधी जांच आपको निरीक्षण करनी है। जांच एवं देखो इसमें जो टिक का सामान है वो मतलब वो चिन्ह है, तो उसको आपको करना है वो चीज़। जो ऐसे ब्लैंक कर दिया गया ऐसे, उसको आपको ऐसे छोड़ देना है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सामान्य निरीक्षण आपको करते ही रहना है। जांच एवं संपूर्ण मरम्मत, साफ सफाई आपको ये जांच एवं संपूर्ण मरम्मत के टाइम करनी है। विद्युत रोधन तेल, इसका भी प्रॉपर आपको देखना है। प्रॉपर परिपथ वियोजन, सुरक्षा ढक्कन, आर्क नियंत्रण युक्त विलगन संपर्क, वायु छिद्र एवं गैस शील, ये सारा का सारा आपको देखना है। बात करते हैं भू संयोजन सहायक स्विच, ठीक है ना, क्या सूचक यंत्र एवं इंटरलॉक, अतिभार युक्त रक्षण प्रोटेक्शन रिले, सामान्य यांत्रिक निरीक्षण, तेल स्विच का अनुरक्षण, उच्च वोल्टता स्विच संयोजन एवं संबंधित लीकेज सहायक उपकरणों का अनुरक्षण, ठीक है ना। अब ये क्या है, देखो इसमें मैंने बताया कि ये आपको क्या करना है, जो इसमें टिक लगा है उसका अर्थ है कि ये आपको कार्य करना है। जो इसमें ऐसे खाली ऐसे डैश करके छोड़ दिया गया, यानी कि वो आपको काम नहीं करना है या फिर उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट फॉल्ट मेंटेनेंस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। जो हम लोग ऑयल सर्किट ब्रेकर का पोस्ट फॉल्ट मेंटेनेंस कैसे करते हैं, फिर क्या है, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों क्या है कि आप देखिए यहाँ पर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करके अच्छे से बताई जा रही हैं। वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए, तभी आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप ऐसे मतलब निकल जाएंगे, नहीं देखेंगे, तो यही फिर होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट फॉल्ट मेंटेनेंस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर की है। परिपथ वियोजक के डिज़ाइन और कार्य के अनुसार दोष पर प्रचालन के बाद या स्वीकार नंबर के प्रचालन के बाद इनका निरीक्षण करना आवश्यक होता है। हटाने योग्य या धातुदार या ढक्कन के परिपथ वियोजक को विलगित करने के लिए दोष पर प्रचालन के बाद क्या करना है, आपको 10 मिनट तक रुक जाना है, जिससे कि विस्फोट गैस विसरित हो जाए या बिखर जाए। इन वियोजकों का निरीक्षण निम्नानुसार करना चाहिए। इसमें से ये बताया गया सिंपल सा कि जो परिपथ वियोजक के डिजाइन और कार्य के अनुसार दोष पर प्रचालन के बाद स्वीकार्य नंबरों के प्रचालन के बाद इनका निरीक्षण करना आवश्यक होता है। यानी कि एक प्रॉपर टाइम के बाद उनका मेंटेनेंस करने मतलब जैसे हम लोग उनका यूज कर रहे हैं सर्किट ब्रेकर का, तो एक प्रॉपर टाइम के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको उनका निरीक्षण करना होगा। अब निरीक्षण करने के बाद क्या होता है कि ऐसा होता है कि जैसे हम लोग वो, क्योंकि हमारे जैसे सर्किट ब्रेकर है, अब वो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ये हमारा क्लोज होता है। अब आपने क्या किया है कि जैसे आपको निरीक्षण करने जा रहे हैं, आपने जो तुरंत उससे क्या किया, उसका कनेक्शन हटा दिया और तुरंत ढक्कन को खोल दिया। अब हो सकता है वो जो ऑयल हो वो बहुत ज़्यादा हीट हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हम लोग कनेक्शन करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं 10 मिनट तक। इससे क्या होता है कि जो उसमें हार्मफुल गैसेस वगैरह होती हैं, फिर ज़्यादा हाई प्रेशर होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती हैं। और फिर हम लोग उसका मेंटेनेंस करते हैं। क्या क्या करते हैं, तो एक तो सफाई करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सफाई करते हैं। इसका अनुरक्षण वायु परिपथ वियोजक की तरह करते हैं। संपर्क एवं आर्क नियंत्रण उपकरण, इसका भी अनुरक्षण वायु परिपथ वियोजक जैसा ही करते हैं। यंत्र युक्तियाँ होती हैं बहुत सारी। विद्युत रोधन, उसका भी चेकिंग करते हैं। विद्युत रोधन तेल, यदि हमारा रंग विहीन हो गया है तेल या फिर लटकते हुए कार्बन की कणों की उपस्थिति का प्रमाण मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, बदलने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जोड़ एवं सीलें की। तो सभी जोड़ एवं सील कसे हुए होने का परीक्षण होना चाहिए। टंकी के गॉस्केट की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्य यांत्रिक निरीक्षण, यंत्र की रचना, टंकी के भीतर एवं बाहरी भाग में परीक्षण करना चाहिए। स्विच गियर ट्रिप बंद होना चाहिए। तो ये सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, पोस्ट मेंटेनेंस करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्या देखते हैं, साफ सफाई मतलब संपर्क, आर्क नियंत्रण, यंत्र युक्त विद्युत रोधन तेल, जोड़ एवं सीले, सामान्य यांत्रिक निरीक्षण। अब हम लोग बात करते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर की। तो युक्ति का जो होता है उनका चलना या फिर ट्रिप होना, तो अनुरक्षण कार्य प्रारंभ होने के ठीक पहले परिपथ वियोजक को विद्युतीय प्रचालन खोलने एवं कुंडली या इसके असफल होने पर हाथ से प्रचालित करके खोखले वाले प्लंजर के साथ खोलना चाहिए। गैस प्रणाली की बात करें तो ये जांच करें कि गैस प्रणाली आवश्यक दाब पर प्रचालित हो रहा है। डायल दाब जो उपकरण होता है उच्च दाब पर निम्न दाब के मध्य सही है कि नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं SF6 गैस के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे।
तो जो SF6 होती है गैस का नमूना लेकर के उसका परीक्षण निम्नानुसार करते हैं, क्योंकि SF6 का अगर हम लोग देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर तो कंडेंसेशन ताप को नियमित अंतराल पर जांचना चाहिए। यह निर्माता को निर्धारित किया जाता है कि यह सामान्यतः यह न्यूनतम एम्बिएंट टेम्परेचर से अधिक नहीं होना चाहिए। SF6 गैस में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्यतः 1% आयतन से कम होनी चाहिए। परिपथ वियोजक जो निर्माता होता है वो अनुशंसित अंक किसी निर्धारित प्रकार के परिपथ वियोजक के लिए देता है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित का स्तर बहुत अधिक है तो अतिरिक्त ऑक्सीजन को अवश्य हटाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा समझाने वाले नहीं हैं, इस वजह से मैं इनको ऐसा आपको लग रहा हो कि मैं एज अ रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही आपको इस वजह से खुद ही इतने अच्छे से नोट्स आपको दे दिए कि आपको वही चीज़ें हैं मैंने अपने जो मतलब आपको समझाने के तरीके से ये बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए। तो अगर आप इसको बस एक बार अपनी तरह से पढ़ेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें यही बता दें कि जैसे SF6 जो गैस है तो उसका प्रॉपर कंडेंसेशन का जो टाइम इंटरवल है उसको आपको चेक करना चाहिए। उसका एम्बिएंट टेम्परेचर है वो कितना है उसको भी प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा। SF6 में अगर हमारी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो सामान्यतः 1% आयतन से कम होनी चाहिए। ये फिर जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है उसने कितना बताया है, उसने अपने मतलब उसने अब जो बताता है कि भाई इतना होना चाहिए तो उसने कितना बताया उतना होना चाहिए। यदि ऑक्सीजन उपस्थिति का स्तर बहुत अधिक है तो अतिरिक्त ऑक्सीजन को हटा देना चाहिए। अम्लता और द्रव में परिवर्तनशील फ्लोराइड की SF6 गैस में उपस्थित की उपयुक्त अंतराल में परीक्षा की जानी चाहिए, यानी कि उसमें अम्लता व एसिडिटी वगैरह है या फिर कोई द्रव में परिवर्तनशील फ्लोराइड की वगैरह ऐसे कुछ मतलब ऐसे उसमें कोई पार्टिकल्स वगैरह हैं, दूसरा कोई केमिकल्स है जो प्रॉब्लम्स कर रहा है, तो वो उस सबका भी हम लोग परीक्षण करते रहना चाहिए एक समय अंतराल पर। अब बात करते हैं SF6 गैस ऊष्मक की, तो डुअल प्रेशर सर्किट ब्रेकर में उच्च दाब गैस प्रणाली में गैस ऊष्मक ये सुनिश्चित करने को लगा होता है कि द्रवीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा डुअल प्रेशर सर्किट ब्रेकर में उच्च दाब गैस प्रणाली में जो हमारा क्या होता है कि जो गैस हीटर होता है यह सुनिश्चित करने को लगा होता है कि द्रवीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन ऊष्मकों को नियमित रूप से सही प्रचालन की जांच करनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं स्थानीय SF6 प्राप्त करने वाले यंत्र और दाब पात्र की, तो इनका निरीक्षण A B C B की तरह होना चाहिए, नहीं कि एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर की तरह होता है। बस एक मुख्य अंतर यह होता है कि वहाँ वायु का जो प्रयोग होता है यहाँ SF6 का यूज होता है, यानी कि जो हम लोग वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स होता है इक्विपमेंट्स का जो प्रॉपर प्रेशर वगैरह चेक करने के अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर की ही तरीके होता है, ठीक है ना। यानी कि वो कैसा होता है, वो एयर सर्किट ब्रेकर की तरीके होता है। बस वहाँ पर हम लोग यहाँ पर एयर की जगह हम लोग SF6 गैस का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? SF6 गैस का यूज कर रहे हैं। इस वजह से जहाँ पर अब यहाँ पर जो हम लोग चीज़ें मतलब जो भी अपना कंडीशंस चेक करेंगे वो SF6 गैस के अनुसार चेक करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं SF6 जो गैस है वो है तो एयर ही, तो काफ़ी सारी हमारी क्या होती हैं समानताएँ वगैरह आ जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट फॉल्ट मेंटेनेंस, यानी कि दोष के बाद का जो अनुरक्षण होता है उसको कैसे करते हैं, उसको कैसे, तो वो उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो SF6 सर्किट ब्रेकर को अपने निर्धारित प्रचालन कार्य को संपन्न कराने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि जो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है उसको जो उसका जो मतलब उसका जो वर्क है कि आपको ये वर्क करना है तो उसको प्रॉपर अपना वर्क करना चाहिए। ये सक्षमता जात या सामान्य मरम्मत के पूर्व होना चाहिए। बहुत से प्रकरणों में यह ड्यूटी या कार्य क्षमता निर्माता से संपर्क करके परीक्षण के प्रचालक अनुभव के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं घटा बढ़ा भी सकते हैं। उसका ऑपरेटिंग का जो सिस्टम है, ठीक है ना, वो तो हमें जैसा चाहिए वैसा कर भी सकते हैं। घटे हुए दोष स्तर पर प्रचालकों की संख्या उनके निर्धारित संख्या में अधिक हो सकती है और निर्माता से हमें यह निर्धारित संख्या को सूचना मिल सकती है। अतः निम्नलिखित दोषों पर प्रचालनों पर सुविधाजनक अवसर मिलने पर जितनी जल्दी हो सके परिपथ वियोजक का निरीक्षण करना चाहिए। यानी कि प्रॉपर हमने जो भी हमें एक टाइम दिया गया है उसका हम लोग प्रचालक के द्वारा या फिर प्रचालक को करते रहना चाहिए। उसकी एक ड्यूटी साइकिल्स भी होती है वो भी चेक करते रहना चाहिए। घटे हुए दोष स्तर पर प्रचालनों की संख्या उसकी निर्धारित संख्या से अधिक हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग चेक करते रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि दिए हुए स्तर पर दोष प्रचालकों की स्वीकार्य संख्याओं के निम्नलिखित बिंदुओं की जांच करनी चाहिए तथा जांच के परिणाम स्वरूप निर्माता की अनुशंसा के आधार पर पूर्ण मरम्मत करनी चाहिए। जैसे उसमें से जो इंसुलेशन होता है या आइसोलेशन होता है ये सारा का सारा चेक करना चाहिए। परिपथ वियोजक की जांच या मरम्मत के बाद उसमें प्रचालन संबंधी जांच भी करनी चाहिए। तो ये सारे के सारे हम लोग चेक जो पोस्ट फॉल्ट मेंटेनेंस होता है या दोष के अनुरक्षण के बाद जो भी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं SF6 सर्किट ब्रेकर में वो सारी की सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पर SF6 जो सर्किट ब्रेकर होता है वो एज अ कम्पेयर टू एयर सर्किट ब्रेकर की तरीके होता है।
सो बहुत सारी चीज़ें हमारी इसमें क्या होती हैं कि लगभग इक्वल ही मिलती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। अगर हाँ दोस्तों आपको थोड़ी सी इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि आप लोगों को लग रहा होगा एज अ रीडिंग, क्योंकि मैंने पहले से इतने अच्छे से नोट्स आपको दे देंगे, अगर आप एक दो बार वीडियो देख करके उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी सी चीज़ें वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। अब वैसे भी आप लोगों का आप चाहे आपका रिटन एग्जाम हो और चाहे ऑब्जेक्टिव, आप दोनों से भी आप दोनों तरीके से भी इन थ्योरी लेक्चर्स को देख के करने में कैपेबल होंगे, ठीक है ना दोस्तों अगर ये वीडियोस आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।